बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी हिंसा के विरोध में देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। मेरठ में भी हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी नेता भी शामिल हुए। बीजेपी सांसद अरुण गोविल ट्रैक्टर चलाकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे, जहां पर हिंदू संगठन से जुड़े लोग और बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने बांग्लादेश हिंसा के खिलाफ आवाज बुलंद की और केंद्र सरकार से इस मामले में ठोस कदम उठाने की मांग की। हिंदू संगठनों के प्रदर्शन को देखते हुए भारी पुलिस फोर्स भी तैनात की गई थी। तो ये मेरठ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंसा हो रही है, खासतौर से हिंदू जो टारगेट किए जा रहे हैं, इसको लेकर बीजेपी नेताओं ने प्रदर्शन किया। बांग्लादेश में हिंदू पर अत्याचार भारत नहीं सहन करेगा। मेरा यही कहना है कि आज हिंदुस्तान का हिंदू जाग उठा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में हमने हमेशा कहा है, बटोगे तो कटोगे। अब बटना नहीं है तो कटना नहीं है, और एक है तो सेफ है। यह सनातन धर्म का अपमान बाबर ने किया, गौरी ने किया, औरंगजेब ने किया, सनातन धर्म का नेहरू ने किया, जिन्ना ने किया। नेहरू ने किया, जिन्ना ने किया, पाकिस्तान बना। इंदिरा गांधी ने किया तो बांग्लादेश बना। और बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, हिंदुओं का अपमान हो रहा है, इसको हिंदुस्तान का और पूरे विश्व का हिंदू सहन नहीं करने वाला। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद अब महाविकास अघाड़ी में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने शिवसेना यूबीटी के हिंदुत्व प्रेम को अब सांप्रदायिकता बता दिया है और पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा है कि 6 दिसंबर को सोशल मीडिया पर हिंदुत्व को लेकर किया गया उद्धव ठाकरे का पोस्ट सांप्रदायिकता है। पार्टी ने शिवसेना यूबीटी के सचिव मिलिंद नार्वेकर के बाबरी विध्वंस से जुड़े एक पोस्ट को भी बड़ा मुद्दा बना लिया है और इसमें नार्वेकर ने बाला साहेब ठाकरे के पुराने बयान का जिक्र करते हुए लिखा था, मुझे उन लोगों पर गर्व है जिन्होंने ऐसा किया। और इन्हीं चीजों को लेकर अब एमवीए से नाराज हो गई है समाजवादी पार्टी। अबू आजमी ने महाविकास अघाड़ी से नाराजगी जताई है। समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष हैं अबू आजमी। उद्धव ठाकरे के सोशल मीडिया पोस्ट से उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। उद्धव ने लिखा था कि हम हिंदुत्व को छोड़ नहीं सकते। उद्धव ने यह भी लिखा था कि हमने बीजेपी को छोड़ा है, हिंदुत्व को नहीं। और इस चीज को अब समाजवादी पार्टी कह रही है कि यह सांप्रदायिकता है। शिवसेना यूबीटी के सचिव मिलिंद नार्वेकर के पोस्ट ने भी समाजवादी पार्टी को भड़का दिया है और इन्हीं चीजों को लेकर अब खुलकर नाराजगी सामने आ गई है। उद्धव जी जब इनकी सीटें कम आ गई हैं तो इन्होंने कहा कि मैं हिंदुत्व के मुद्दे पर अटल हूं और मैं मेरे तमाम कार्यकर्ता हिंदुत्व के मुद्दे पर काम करें। ये सांप्रदायिकता है। 6 दिसंबर आया, जो ब्लैक डे मनाती है दुनिया। 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन जो है किसी कोर्ट के ऑर्डर से नहीं हुआ था, बल्कि गुंडागर्दी से हुआ था, क्रिमिनल एक्टिविटी है। अब ये उद्धव जी कहते हैं, 6 दिसंबर को उनकी पार्टी का ट्वीट आता है कि हम जो है बाबरी मस्जिद डिमोलिश करने वालों को बधाई देते हैं, क्योंकि वो भी उसी लाइन पे जा रहे हैं जिस लाइन पे बीजेपी जा रही है। तो समाजवादी पार्टी कैसे साथ रह सकती है? ये तो कांग्रेस और शरद पवार साहब को सोचना है कि उनको रहना नहीं रहना है। लेकिन मैं मुलायम सिंह यादव जी के उसूलों पर चलने वाला इंसान हूँ। हमें सत्ता मिले ना मिले, हमारा काम हो ना हो, लेकिन हम सांप्रदायिकता को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि मैं महाविकास अघाड़ी में नहीं हूँ। तो अबू आजमी को आपने सुना। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने समाजवादी पार्टी के नेताओं के हमले पर तीखा पलटवार कर दिया है, यानी कि वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया एमवीए में। अबू आजमी के आरोपों पर शिवसेना यूबीटी विधायक भास्कर जाधव का पलटवार सामने आया है। एसपी को अब याद आई हमारी भूमिका, ये वो कह रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी को एमवीए से बाहर निकलने का कारण बताना गलत है। सत्तारूढ़ दल के पक्ष में समाजवादी पार्टी झुक गई है। ऐसा है कि बाबरी मस्जिद वाला मसला जो है वो 1992-1993 का है। जब से शिवसेना की जो भी भूमिका है, हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने उस टाइम जो भूमिका ली थी, वही शिवसेना वही भूमिका लेके शिवसेना चल रही है, चलेगी, चलती आ रही है। तो इसका बहाना बनाने का समाजवादी पार्टी को कोई कारण नहीं है। ये बहाना बना रहा है। मुझे लगता है कोई अलग कारण होता है, वो ये बहाना बना रहे हैं। इसमें कोई ज़्यादा मुझे लगता है कि कोई ऐसा सीरियसनेस नहीं है।
तो महाविकास अघाड़ी में बाबरी पर जो वार पलटवार चल रहा है उसके पीछे जो पोस्ट है उद्धव ठाकरे का वो हम आपको बता देते हैं। देखिए यही वो पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा था कि राष्ट्रवाद ही हमारा हिंदुत्व है, हमने बीजेपी को छोड़ा है, हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। आगे उन्होंने लिखा था कि हम इसे नहीं छोड़ सकते, और यही वो जो एक्स पर पोस्ट है उसने समाजवादी पार्टी को नाराज कर दिया है और एमवीए में अब वार पलटवार शुरू हो गया है। और महाराष्ट्र की सियासत से एक और बड़ी खबर आ रही। बड़ी खबर यह है कि राहुल नार्वेकर फिर से महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर के नाम पर मुहर लग गई है, यानी कि दूसरी बार राहुल नार्वेकर का विधानसभा अध्यक्ष बनना तय हो गया है। 2022 में वो विधानसभा अध्यक्ष बने थे और एक बार फिर से उनके नाम पर मुहर लग गई है, तो राहुल नार्वेकर फिर से महाराष्ट्र के विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर के नाम पर मुहर लग गई है। कोलाबा से चुनाव जीत कर आते हैं और इस बार 48,500 वोटों से वो जीते थे और अब उनके नाम पर एक बार फिर से मुहर लगी है। बीजेपी विधायक राहुल नार्वेकर के नाम पर मुहर लगी है और वो विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे। और बड़ी खबर दिल्ली से भी है। एम्स में भर्ती घायल से मिली है सीएम आतिशी। गोविंदपुरी में जो चाकूबाजी की घटना हुई थी जिसमें पीड़ित जो घायल हुए थे उनका हालचाल उन्होंने जाना है। आतिशी ने कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालने में फेल हो गई, ये मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाए हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि दिल्ली में हत्या लूट हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है, लोग कहीं भी जाने से डर रहे हैं। और गोविंदपुरी में चाकूबाजी में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। घायल से मिलने के लिए मुख्यमंत्री एम्स पहुंची है। मैं ये जानना चाहती हूं कि केंद्र सरकार क्या कर रही है। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार की दिल्ली में सिर्फ एक जिम्मेदारी है और वो है दिल्ली की लॉ एंड ऑर्डर, दिल्ली वालों को सुरक्षा देना, दिल्ली में लोगों को सेफ रखना। वो अपने इस काम में पूरी तरह से फेल हो गए हैं। आज दिल्ली में टोटल ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने कर दिया। मैं आज उनसे अपील करना चाहती हूँ, दिल्ली वाले परेशान हैं। भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार को मैं कहना चाहूँगी, आपके पास एक काम है, दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देना, दिल्ली के लोगों को सेफ करना। आप अपना काम ठीक तरह से कीजिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर अपनी दावेदारी पेश की है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के ताजा बयान पर अब नया घमासान इंडिया गठबंधन में छिड़ गया है। ममता ने कहा है कि मुझे मौका मिले तो गठबंधन को लीड जरूर करूंगी, मैं पश्चिम बंगाल में रहकर ही गठबंधन चलाऊंगी और मैंने इंडिया गठबंधन बनाया, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया। और वो ये भी कह रही हैं कि इसे व्यवस्थित करना इसे लीड करने वालों पर निर्भर है, नेतृत्व करने वाले ठीक से नहीं चला सकते तो क्या कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि सबको साथ लेकर चलने की जरूरत है। तो ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, वो कह रही हैं कि इसे व्यवस्थित करना इसे लीड करने वालों पर निर्भर है। और ममता बनर्जी के इस बयान के बाद इंडिया गठबंधन के भीतर हलचल मच गई है, बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है और समाजवादी पार्टी ने ममता का समर्थन किया है। समाजवादी पार्टी ममता के समर्थन में खड़ी हो गई है। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि ममता जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करें, हमारा सहयोग उनको रहेगा। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने कहा है कि हम लोग ममता जी से बात करेंगे, जबकि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं कि राहुल के अलावा कोई भी देश का नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। लंबा अनुभव है, संघर्ष के रास्ते से उन्होंने राजनीति में स्थान बनाया है और सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है। वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है। और ये बाकी इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर तय करना है क्या होना है। इंडिया गठबंधन को भी अगर फॉर्मली ज्वाइन करती हैं या लीड करने की कोई फैसला, कोई बातचीत सारे इंडिया गठबंधन के घटक लोगों के में होती है तो हमारा तो सहयोग ही रहेगा। हमको ममता जी से क्या समस्या हो सकती है। ममता जी की ये राय हमें मालूम है। हम सब चाहते हैं कि ममता जी इंडिया ब्लॉक की प्रमुख घटक रहे, हमारे साथ रहे, चाहे ममता जी हो, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो, हाँ, शिवसेना हो, हम सब लोग एक साथ है। कुछ थोड़े बहुत अगर मतभेद है, हम खुद कोलकाता में जाकर ममता दीदी से बात करने वाले हैं। ममता जी बहुत बड़ी नेता हैं और हम उनके बारे में क्या बोल सकते हैं। ममता जी तो बड़ी नेता हैं। अब वो जो कह रही हैं उनको लग रहा होगा
लेकिन राहुल गांधी के अलावा कोई देश के अंदर नेतृत्व करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल गलतफहमी दूर करके रखें। हमारी चाहे कैसी भी स्थिति रही हो, चाहे यहाँ से लेकर और कन्याकुमारी तक राहुल गांधी मिलेंगे, और राहुल गांधी जिस मजबूती के साथ बात को रख रहे हैं, मैं समझता हूँ उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। ममता बनर्जी के बयान पर आरजेडी की भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बड़ी नेता हैं और देश में इंडिया गठबंधन के आर्किटेक्ट लालू यादव हैं। गठबंधन का नेतृत्व सभी दल मिलकर तय करेंगे। और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले कि इंडिया अलायंस का लीडर सीनियर नेता तय करेगा, यानी कि नेतृत्व को लेकर बहस इंडिया गठबंधन में तेज हो गई है। ममता दीदी इंडिया गठबंधन में एक मजबूत घटक दल के रूप में हैं और बंगाल में वहाँ बीजेपी को पानी पिला रही हैं। तो ममता दीदी पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ हैं। और इंडिया गठबंधन का तो बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड का चुनाव परिणाम देखिए, बंगाल से सटा राज्य। भाई नेतृत्व की बात, तो नेतृत्व तो ये तय करेगा जो महागठबंधन इंडिया गठबंधन में शामिल दल हैं, सभी के नेता मिल बैठ करके तय करेंगे। इसमें नेतृत्व क्या, बंगाल में नेतृत्व कर रही है वो। ये तो हमारे सीनियर लीडर्स के बीच की बात है। इंडिया अलायंस का एक कोऑर्डिनेटर का रोल है और इंडिया अलायंस के आपस में सामंजस्य समन्वय का रोल है, कुछ लोग निभा रहे हैं। उसमें कौन लीडर क्या भूमिका देखता है, ये मेरे ख्याल से हमारे सीनियर लीडर्स ही तय करेंगे। और ममता बनर्जी के मामले में कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक बयान आ गया है। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर ने कहा है कि इंडिया गठबंधन को लीड करने का ममता का विचार हो सकता है, लेकिन इंडिया गठबंधन 18 पार्टियों का गठबंधन है और यहां सभी कुछ मिलकर तय होता है। उन्होंने कहा कि गठबंधन मिलकर आगे की रणनीति तय करेगा, ये जरूरी नहीं कि हर जगह अच्छा प्रदर्शन ही हो पाए। तो तारिक अनवर कह रहे हैं कि 18 पार्टियों का ये गठबंधन है और सभी मिलकर तय करेंगे। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर है हमारे साथ। सर, ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैंने इंडिया गठबंधन को बनाया था, उसका गठन किया था, लेकिन अब जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं वो संभाल नहीं पा रहे हैं। वो उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि गठबंधन में 17-18 पार्टियां हैं, तो कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय, कोई भी जो किसी नतीजे पर हम पहुंचेंगे तो वो आपस में बैठकर कंसेंसस से होगा। ममता जी ने ये भी कहा कि अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं लीड करने के लिए तैयार हूं। मैं कोलकाता में रह करके मुख्यमंत्री रहते हुए भी ये जिम्मेदारी संभाल सकती हूं। ये उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि गठबंधन का फैसला कोई अकेले व्यक्ति या एक पार्टी तो लेगी नहीं। तो इंडिया गठबंधन में कमान को लेकर जब बात छिड़ गई है तो बीजेपी को मौका मिल गया है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान सामने आ गया है। वो कह रहे हैं कि गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उसे आपस में ही रफू करने में लोग जुट गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब। नकवी साहब, ममता बनर्जी ने एक इंटरव्यू में कहा है कि यदि उन्हें मौका मिलेगा तो वो इंडिया गठबंधन को लीड करेंगे। क्या आपको लगता है कि इंडिया गठबंधन में अब नेतृत्व की लड़ाई शुरू हो गई है? देखो, ये लड़ाई वड़ाई नहीं है, ये कोई असंतोष नहीं है बल्कि संतोष है। असंतुष्टि नहीं है बल्कि संतुष्टि है। और संतुष्टि इस बात की है कि उनको इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आने वाले कई दशकों तक दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर कोई वैकेंसी है नहीं, और इसलिए जो है वो गठबंधन के शीर्ष पे ही पहुंच जाओ। तो इसमें यह है, ख़ानदान अनेक और ख्वाहिशें एक, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। तो इसलिए जो है वो अभी उसी की पंगा चल रहा है, उसी के दंगा चल रहा है। उससे सर, टीएमसी के तमाम सांसदों ने भी इस दौरान कहा कि ममता बनर्जी को अब मौका देना चाहिए, राहुल गांधी से हो नहीं पा रहा है, तो ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन को लीड करें। देखो, सूत न कपास आपस में लट्ठम लट्ठा। इसीलिए हमने कहा ना कि अभी उनको इस बात से पूरी तरह से संतुष्ट हैं कि आने वाले कई दशकों तक दिल्ली के सत्ता के शीर्ष पर कोई वैकेंसी है नहीं। इसलिए जो है वो कम से कम जो है वो गठबंधन के शीर्ष पे ही पहुंच जाओ, और उस गठबंधन में जिसमें कि ख़ानदान अनेक हैं, ख्वाहिशें भी एक हैं, और सब चाहते हैं कि पहुंच जाए वहाँ पे। तो इसलिए जो है ये सब पंगा दिखाई पड़ रहा है। झगड़ा है, आपस में झगड़ा। देखिए, गठबंधन की गठरी में जितने छेद हैं उससे ज़्यादा उनमें आपसी मतभेद हैं। छेद को रफू करने, मतभेद को रफू चक्कर करने में इनको अभी बहुत समय लगेगा। मुंबई के बांद्रा इलाके में एक युवक पर लापरवाही से कार चलाने का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने रोड किनारे खड़ी बाइक को टक्कर मार दी और यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। ये तस्वीरें आप देखिए। आरोप है कि एक बड़े व्यवसायी के 19 साल के
19 साल का जो बेटा है वो गाड़ी चला रहा था। घटना शनिवार देर रात की बताई जा रही है। व्यवसायी का बेटा लापरवाही से पोर्श कार चला रहा था और साधु वासवानी चौक के पास फुटपाथ के किनारे खड़ी बाइकों को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत ये रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं आई है और इन गाड़ियों को ही नुकसान पहुंचा है। देखिए तस्वीर है सीसीटीवी की, एक लाइन से कई गाड़ियां खड़ी थी और अचानक से तेज रफ्तारी कार आती है और सारी जो गाड़ियां थी उसको टक्कर मार देती है। और ये पूरा जो मामला है लापरवाही से कार चलाने का, ये सीसीटीवी में कैद हो गया। जानकारी मिल रही है कि जो कार चलाने वाला युवक है एक बड़े व्यवसायी का बेटा है। तो ये मुंबई की तस्वीर है, आप देखिए किस तरीके से बेकाबू कार ने बाइक को टक्कर मार दी। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि यहां पर कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, इसलिए किसी को चोट नहीं आई, लेकिन जो लाइन से गाड़ियां खड़ी थी वो सब टूट गईं। और बड़ी खबर आ रही, निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल को जमानत दे दी गई है। 28 महीने बाद जेल से रिहा होंगी पूजा सिंघल। दरअसल मनरेगा घोटाले में ईडी ने इनकी गिरफ्तारी की थी। 11 मई 2022 को पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन बड़ी राहत मिली है। हालांकि 28 महीने तक जेल में रहना पड़ा, लेकिन अब उनकी जो जमानत का रास्ता है वो साफ हुआ है। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। पूजा सिंघल को जमानत मिल गई है। 28 महीने के बाद जेल से वो रिहा होंगी। पूरा मामला अगर हम बात करें तो मनरेगा घोटाले में पूरा ये मसला सामने आया था, उनकी भूमिका सामने आई थी और ईडी ने उन्हीं तमाम चीजों को देखते हुए गिरफ्तार किया था। 11 मई 2022 को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।